हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुंदर सिंह और मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो हम सब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और ये ज़िंदगी से कैसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये बात है राजनीति की। और राजनीति में भी मैं कहूँ कि दो पार्टियाँ, जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, आज सिमट के इतनी सी रह गई है। और दूसरी जो पार्टी है वो बीजेपी। इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व हो रहा है और इस द्वंद्व में जो बीजेपी जीत रही है वो क्यों जीत रही है, जबकि ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है या बीजेपी हिंदू पार्टी है। ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में मुस्लिम नेता भी हैं और हिंदू नेता भी हैं, क्योंकि ये देश जो है वो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। बस लड़ाई है तो विचारों की, सोच की, समझ की और राजनीति में होने वाले कार्यों की। तो बात करते हैं दोनों के कार्यों की और उन्होंने इतने सालों में क्या क्या किया है इस देश के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा, आप ही तय करना कि ये मेरी बातें सच हैं कि गलत हैं, और किस कारण से, किन कारणों से, जो वजह है कि आज जो कांग्रेस पार्टी है सिमट के इतनी सी रह गई है, उसका कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। ये बात शुरू होती है मेरे बचपन से। मेरे बचपन में डेट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है। इतना मुझे याद है कि मैंने राजीव गांधी को भिलाई में, अब वो भिलाई में कौन से सन में गए थे आई डोंट नो, मैं बहुत छोटा था। तो इतना क्रेज़ था राजीव गांधी जी का, कि पूरा देश ना उनके एक व्यक्तित्व को, क्योंकि वो बड़े खूबसूरत से इंसान थे, बड़े पोलाइट थे, बहुत प्यार से बात करते थे। मैंने सुने हैं उनके भाषण, क्योंकि मैं राजनीति में बचपन से ही बहुत ऐसा रहा हूँ कि मैं राजनीति को मतलब स्पीचेस सुनूं। बच्चे ऐसा देखते थे कि अरे यार कार्टून देखने, तो मैं कार्टून की जगह पर न्यूज़ देखता था। तो अब डेट याद नहीं है मुझे। तो सब ने क्या फ्लैग लिए हुए थे और बड़ा क्रेज़ था, जैसे आज मोदी जी का क्रेज़ है ऐसे ही उनका क्रेज़ था वो टाइम पे। तो सब ने फ्लैग लिए हुए थे कांग्रेस पार्टी के, हाथ का पंजा बना था और सब लोग ऐसे वेव कर रहे थे। तो अपनी खुली हुई गाड़ी में, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, खुली हुई गाड़ी में आ रहे थे और सब हाथ हिला रहे थे, तो मुझे लगा कि वो मेरी तरफ ही हाथ हिला रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। फिर वो झंडे से मुझे गले में लग भी गया था, क्योंकि पहले जो झंडा था वो एक, जैसे हम लोग आइसक्रीम खाते हैं ना तो बांस की डंडी होती है, तो उसमें भी मैंने वो झंडा लिया हुआ था छोटा सा। और मेरे पापा ने बड़े प्यार से किया था, क्योंकि ये पूरा खानदान हमारा कांग्रेस को ही वोट देता था। अब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे, क्योंकि देखो देश आज़ाद हुए बहुत ज़्यादा दिन तो हुए नहीं हैं। तो सब बड़ा प्रेम करते थे राजीव जी से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़े, फिर हमें सच्चाई पता चली कि भाई हमको मिल क्या रहा है। हम इतने टैक्सेस दे रहे हैं, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? हमको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एक कहते हैं ना कि एक हम आम नागरिक हैं, लेकिन हमको क्या मिल रहा है? हम सरकार को दे रहे हैं, हम टैक्स भर रहे हैं, हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमको क्या दे रही है? तो ये सब का मतलब हमें समझ में नहीं आती थी। हमको क्या लगता था कि जो टैक्सेस है वो सिर्फ वो भर रहा है जिसका भाई एक सैलरी स्लिप है, उसके बाद वो टैक्स दे रहा है। लेकिन नहीं, क्योंकि सबको पता है हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। फ़ोन लोगे तो टैक्स दे रहे हो, रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो तो टैक्स दे रहे हो। अब रेंट एग्रीमेंट बनाते हो तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। सिंपल सी थ्योरी, गाड़ी ले रहे हो तो टैक्स दे रहे हो। अब समझ में आती है कि माचिस की डिब्बी भी लेते हो तो भी टैक्स जा रहा है। तो इनडायरेक्टली हम सब टैक्स दे रहे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने मतलब कहते हैं ना कि टैक्स नहीं भरा हो, और जो नहीं भर रहा है डेली हम टैक्स दे रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स है इंडिया में बहुत ज़्यादा, तो हमें उसे उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। टैक्सेशन मैं नहीं मानता कि बुरा है, ठीक है, पर हम उसे उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए। अब मेरा जो बचपन था वो बीता था भिलाई में। अब मेरे पापा की किसी तरीके से जॉब वो छूट गई, क्या हुआ आई डोंट नो, मैं बहुत छोटा ही था। हम लोग आ गए गाँव। अब जब हम गाँव में आ गए तो फिर हमने अब शहर की लाइफ देखी थी। तो शहर में भी, क्योंकि वो जो भिलाई सिटी है ना वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे लाइट नहीं जाती थी, बिकॉज़ वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि वहाँ से इंडस्ट्रीज चलती थी। हमारे घर के पास में एसीसी सीमेंट थी, जो कि अभी एसीसी अडानी सीमेंट हो गई है। हम लोग रहते थे रावण भाटा एरिया में, और ये भिलाई इस्पात कारखाने के बिल्कुल थोड़ा सा पास में ही हम कहेंगे। तो ये चलने लगी बात। अब मैं बताऊंगा मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्या डिफरेंसेस थे, क्यों ये कांग्रेस पार्टी
एकदम नीचे आ गई, कहते हैं ना एकदम बॉटम पे है, और बीजेपी क्यों ग्रोथ की, उसका सबका कारण बताता हूँ। एक छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, 5 मिनट लगेगा। फिर और धीरे धीरे और नई नई वीडियो आएंगी तो मैं उनके फिर रीजंस भी बताऊंगा, क्यों आम पब्लिक मोदी की दीवानी हो गई, क्यों आम पब्लिक योगी की दीवानी हो गई। फिर आते हैं हम, हल्का सा याद है, मैं गांव आ गया, मेरे डैडी ने, जो मेरा पैतृक गांव है वहाँ पे आ गए, मोदी नगर के पास में मेरा गांव है, वो भी मैं बताऊंगा वीडियो में। तो मेरा एडमिशन शहर में नहीं कराया, क्योंकि जो शहर की जो दूरी थी वो मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर था। जो मेरा मेन सिटी है मोदी नगर है, तो मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर था। और जो मेरा हाईवे है NH 58, वो इतना चलता था, वो देहरादून एक्सप्रेस हाईवे समझ लो उसे उस टाइम पे, क्योंकि कोई एक्सप्रेस वे थे ही नहीं, वही एक माध्यम था देहरादून जाने के लिए। दिल्ली से देहरादून के लिए रोड था NH 58, और मोदी नगर में मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज। तो मैं 7th स्टैंडर्ड में मेरे गांव आया, तो पड़ोस के गांव में सरकारी स्कूल में मेरे डैडी ने मेरी एडमिशन करा दिया। अब पढ़ाई मेरी चल रही है, हम पढ़ रहे हैं। अब कहाँ शहर का बच्चा जो लाइट वाइट से आया हुआ फिर गांव में आ गया, और गांव में उसको क्या मिल रही है, लालटेन। और मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था, मैं पढ़ता इसलिए नहीं था कि मुझे पास होना है, मैं पढ़ता इसे इंटरेस्ट लेके पढ़ता था किताबों को। और मैं आज भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, कोई भी चीज़ मुझसे रटता नहीं हूँ। आज मैं वो बोल रहा हूँ तो मेरे माइंड में जो है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़, कहते हैं ना, सबसे बड़ा जो हमारा, कहते हैं ना कि अगर कंप्यूटर से भी ज़्यादा जो तेज़ है वो हमारा माइंड होता है, जो चीज़ों को स्टोर करता है। अब कभी कभी स्मृतियाँ धूमिल हो जाती है, लेकिन भूलते नहीं हैं हम, अगर हमारा माइंड सही है तो अब धीरे धीरे हमारे, कहते हैं, दिन बीतने लगे। अब लालटेन में हम लोग पढ़ते थे, जिन लोगों ने लालटेन नहीं देखी होगी तो वो लालटेन करके देख लें कैसी होती है। अब मिट्टी का तेल यानी घासलेट, वो सरकारी कोटे से आता था, वो भी कोटे वाला, मतलब कहते हैं ना कि अगर 2 लीटर 3 लीटर मिला उसमें से 1 लीटर खा जाता था। अब वो तेल आता था भैया, हमें लिमिटेड तेल। अब मैं क्या करता था, गांव में मच्छर बहुत, बिजली नहीं आती थी, तो बिजली आती कैसे थी, आई गई आई गई आई गई, और लाइट ना फ्लक्चुएट करती थी ऐसे ऐसे, मतलब कभी देखा ना ऐसे ऐसे करके दूरदर्शन चलता था तो वो तस्वीरें हिलती थी ऐसे ऐसे करके, वो टाइम पे अब हमने पूरा दिन बिताए। तो रात में मेरी आदत थी, मैं ना बिना पढ़े मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं अपनी चारपाई पे लगाता था मच्छरदानी छत के ऊपर, अगर बारिश नहीं है और मौसम साफ़ है तो, और नहीं तो मैं नीचे अपने कमरे में अंदर, क्योंकि हमारे 2 ही कमरे थे, तो एक कमरे में हमारी भैंसें रहती थी और एक कमरे में हम लोग रहते थे। तो वहाँ अंदर मैं चारपाई पे लगाता और पापा मेरे छप्पर में सोते थे। जैसे छप्पर होता है ना, शेड डाल देते हैं, कच्चा छप्पर, वो भी बताऊंगा कैसा होता है। तो मैं और मम्मी और मेरा भाई वहाँ सोते थे। तो रात में क्या होता था, जब लालटेन जलती थी ना पास में सिरहाने रख के, तो मैं सो के ऐसे पढ़ता था, मतलब पढ़ता था मैं ज़्यादातर, रीड करता था दिमाग में ऐसा। तो अपनी किताबें भूगोल की ज़्यादातर, मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद थी और राजनीति शास्त्र, तो ये सब मैं पढ़ता था ना। तो जब 2 घंटे हो जाते थे नींद आने लगती थी 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास, क्योंकि हम 10 साढ़े 10 बजे मैक्सिमम सो जाते थे गांव में मैक्सिमम, और पूरा गांव तो 9 बजे से पहले सो जाता था वो टाइम पे। मैं फिर भी जागता था और मेरे को नींद आई, और कभी कभी लालटेन जली छोड़ देते थे, और कभी कभी उसको ऐसा करके ना, उसमें एक बटन होता है, ऐसे बटन दबा के फूंक मार के तब बंद करते थे उसे। अब जब मैं सुबह उठता था, अब नहाने के लिए, मतलब फ्रेश हो के, क्योंकि लैट्रिन भी नहीं बनी थी, तो हम लोग बाहर जाते थे टॉयलेट खेतों में। तो जब वापस आके जब नहाने की तैयारी करते थे ना, और जब नाक साफ करते थे, तो भैया नाक बिल्कुल जो ब्लैक मिलती थी, काली। और एक्सपीरियंस किया होगा जो रात में लालटेन से पढ़े हैं उन्होंने। और इतने पैसे नहीं थे कि हम बैटरी ले सके उस टाइम पे, और सच्चाई है ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल गरीब थे, लेकिन किसान गरीब ही होता है दोस्तों, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बिजली का तो कुछ भरोसा ही नहीं था, कब आएगी कब नहीं आएगी। और स्पेशली बोलो ना, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक तो देते ही नहीं थे, और कभी बिजली आ गई तो गांव में हंगामा होगा था, अरे बिजली आ गई, चिल्लाते थे सब लोग। उस टाइम पे हम जिए। अभी मैं बताऊंगा कि ये हुआ कैसे। अब फिर मेरे टाइम पे आए भैया कौन, मुलायम सिंह यादव, फिर उनके बेटे अखिलेश यादव, क्योंकि बीच में भी एक बार में आती रही, बीच पे जाती रही बीजेपी, ऐसा थोड़े थोड़े दिनों पे, वो अलग चीज़ हो गई। एक पूर्ण बहुमत की सरकार जो थी,
जब सही उसका कारण क्या था और क्यों जीतती रही फिर वो, क्यों नहीं हारे? मायावती का टाइम था, उन्होंने समाज से गुंडाई को थोड़ा सा हटाने का काम किया, लेकिन एक पक्ष थोड़ा सा ऐसा रहा कि उनके साथ में था। क्योंकि मायावती के टाइम पे भी मैं बहुत अच्छे से राजनीति को देख रहा था। उन्होंने उनको टिकट दिए, जैसे मान लीजिए कहीं पे जाट बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे जाट को टिकट दे दिया। जहाँ देखा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ मुस्लिम को टिकट दे दिया। जहाँ सैनी बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ सैनी को दे दिया। जहाँ गुजर बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे गुजर को दे दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति चमकाई और वो जीत गई। मैं लिख के दे रहा हूँ, वो टाइम अगर ऐसा नहीं था तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए ऐसा नहीं किया उन्होंने, ऐसा ही किया था। मैं तब भी राजनीति को देख रहा था। उसके बाद आए कौन, ये अपने अखिलेश भाई। अखिलेश भाई ने क्या किया, बोले कुछ बदलाव चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए। अब बदलाव भी कर लिया भैया हमने। मतलब जो ज़्यादा दिन तक चली वो राजनीति, वो बता रहे छोटे छोटे टर्म के लिए आते रहे। अब इन्होंने आने के बाद क्या किया, लोगों को लूला लंगड़ा बना दिया। कैसे बना दिया, कोई भैया लड़की पास हो रही है 12वीं में, उसको लैपटॉप दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, फ्री की स्कीमें दे दी, लेकिन देना जो चाहिए था वो नहीं दिया। बड़े बड़े वादे किए, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ किया नहीं। अब इन्होंने क्या किया, एक पक्ष को मजबूत बनाया, एक पक्ष को नीचा बनाया। और इन्होंने क्या करा, एक वोट बैंक की राजनीति करी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इन्होंने वोट बैंक की राजनीति करी, गुंडागर्दी को चरम सीमा पे लेके आ गए। मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ दोस्तों, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे गांव का एक से मतलब कहते हैं ना 4 किलोमीटर का पट्टा है। रात में आप 7 बजे के बाद अगर आप अकेले आ रहे हो तो सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास कोई सोने की चीज़ ना हो, सोने की माला, सोने की चैन, या पैसे ना हो, या मोबाइल, छोटा ही मोबाइल होता था, सब लूट लेंगे और आपको मार पीट के बांध के डाल देते थे। लेकिन फिर आते हैं योगी बाबा, क्योंकि काम तो आने के बाद ही करते हो ना। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, किसान जो होता है उसको क्या चाहिए, खेती। और खेती किससे होती है आज के टाइम में, बिजली से। और बिजली का क्या काम है, पानी। तो ट्यूबवेल से होती है नॉर्थ इंडिया में खेती। तो इन्होंने रात में बिजली नहीं दी। इन्होंने बोला कि जो बिजली होगी, पहली बात तो गांव की अलग होगी और शहर की होगी अलग। और सुनिश्चित किया कि 18 घंटे आपको बिजली मिलेगी, और जो खेतों की जो बिजली है स्पेशली वो आपको हम दिन में ही देंगे, क्योंकि रात में 100 प्रॉब्लम होती है। और लाइट को कट कर करके नहीं देंगे, एक मुश्त देंगे, नहीं कि लगातार कंटिन्यूसली देंगे। ऐसा नहीं है कि अब आधे घंटे दे दिया फिर कट कर दिया, आधे घंटे दे दिया कट कर दिया। सबसे बड़ा लॉस पहले किसानों का यही होता था। 8 से 7 घंटे 8 घंटे लाइट आती थी, और उसमें भी 2 घंटे 3 घंटे कट कर देते थे, फिर किसान बैठा रहता था बेचारा। फिर आएगी लाइट, फिर जो सूखी हुई ज़मीन है, फिर जो गीली हो चुकी है उसको फिर दोबारा भरो। तो उस तरीके से फसल भी ख़राब होती थी। लेकिन योगी साहब जो है ज़मीन से जुड़े हुए थे, मैं उनकी तारीफ़ करूंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा उनसे, कहते हैं ना कि मैंने पहले भी बोला कि मैं राजीव गांधी जी को भी पसंद करता था, हमारे परिवार वाले, हम भी। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है हम उसकी तारीफ़ किए बिना कैसे रह सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि कंटिन्यूसली बिजली मिलेगी, बिजली के तार चोरी नहीं होंगे। जो तार चोरी होते हैं, जब बिकते थे ना तार, मेरठ में आपने किस्सा सुना है जहाँ बाइक वाइक सब कटती थी, वो फैक्ट्री बंद कर दी। और जो बोलते थे ना कि भैया जब ऊपर से पैसा आता है तो धीरे धीरे कट हो जाता है, वो हाथ कोई काट डाला। आज आपके पास यूपीआई है, आपको अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट से तो वो डायरेक्ट मिलता है। तो ऐसा तो नहीं कि आप बैंक में जा रहे हो फिर वो बैंक से पैसे निकाल के 100 आए हैं जी तुम 95 रुपये ले लो, 5 रुपये थोड़ा कट गया, ऐसा तो नहीं बोलता ना कोई भी। तो ये जो पारदर्शिता थी ना, ये बहुत ज़रूरी थी एक छोटे आदमी के लिए। आप समझो कि कोई 350 रुपये कमा रहा है बेचारा, गरीब आदमी है ना। वो टाइम पे भी पैसे आते थे, मनरेगा था, तो अब 350 रुपये से मजदूरी मिल रही है, तुम उसे कैश में दे रहे हो, उससे 350 का साइन करा लिया और आपने उसको कितने रुपए दे दिए, 300 रुपये। तो ये तो बहुत बड़ा पाप है ना। वो मेहनत वो कर रहा है और खा आप रहे हो। तो आप तो कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल आपको कीड़े तो पड़ने ही वाले, कीड़े तो पड़ेंगे ही आपको। ये तो रही पहली बात कि पारदर्शिता हो गई। दूसरी चीज़ बिजली वाली मैंने बताई,
दिन में देने लगे और कंटिन्यूसली देने लगे। फिर गांव की बिजली का सबसे बड़ा अच्छा कि क्या काम किया इन्होंने, जो सबसे एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना, शाम को बिजली देते हैं। बस सोने के बाद अब पूरी रात बिजली आती है, और भगाते कभी हैं ऐसे टाइम पे जब आप नहीं सोते हो। मतलब शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 6-7 बजे बिजली आ जाती है और फिर रात भर रहती है। रात भर रहेगी, सुबह भगेगी शायद 7 बजे 8 बजे के आसपास भगती है, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं पता, क्योंकि मैं मुंबई रहता हूँ अभी। पर गांव जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। लालटेन नहीं है अब हमारे घर में, लालटेन सब चली गई, लालटेन को टांग दिया ऊपर हमने साइकिल कहते हैं ना कि अब एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ बताता हूँ, ये सॉरी तीसरी चीज़ बताता हूँ, हाईवेज़। पहले एक ही हाईवेज़ था NH-58, उसी पे पूरे दिन धपड़गम होती थी। पूरा शहर का ट्रैफिक, फिर बाहर का ट्रैफिक, पूरा शहर प्रदूषित। मतलब कहते हैं इतना प्रदूषण था। लेकिन अब क्या कर दिया, एक्सप्रेस हाईवे बना दिया उन्होंने। टैक्सेस तो पहले भी थे, अभी भी है। एक्सप्रेस वे बना दिया कि भैया जिसे मेरठ जाना डायरेक्ट जाओ, देहरादून जाना डायरेक्ट, आपको शहर में घुसना ही नहीं है। आज आप शहर की हालत जाके देख लीजिए। मतलब कहता हूँ ना कि एक खुशहाली है, आराम की ज़िंदगी है। पहले मेरे शहर में क्योंकि गन्ने की खेती होती है, तो हर रोज़ की बात कर रहा हूँ मैं, हर रोज़ एक्सीडेंट्स होते थे। लेकिन आज उन एक्सीडेंट्स में कम से कम भी नहीं मानो तो 70 से 80% की कमी आ गई है। क्योंकि बड़े बड़े ट्रोले चलते थे, और गांव के लोग क्या है ना, किसान ज़्यादातर रात में ही जाता था गन्ना लेके मिल पे, और कभी भैंसे के साथ जा रहा है, कभी बुग्गी के साथ जा रहा है, और कभी ट्रैक्टर जैसे जा रहा है, तो पता नहीं चलता था। और कंट्रोल ना होने की वजह से रात में जो ड्राइवर होते हैं वो ब्रेक नहीं मार सकते थे, तो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स होते थे। और आज एक्सीडेंट्स 70-80% कम हो गए हैं। किसानों की मौत नहीं होती, किसानों के एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, उस एक पहल की वजह से। हाईवेज़ बन गया है, शहर से दूर हो गया है वो हाईवे। दूसरी चीज़, अब ये जैसे 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 हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो ज़मीनें हैं उनके रेट्स बढ़ रहे हैं। वहाँ पे शहरीकरण आ रहा है, रोज़गार मिल रहा है, बिजली आ गई, बिजली टाइम पे आ रही है। बिजली तो आ ही गई, बिजली टाइम पे आ रही है। आप जब सोते हो, आप चैन की नींद सोते हो, आपको मच्छरदानी नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि बिजली आ रही है। तो आप ये कहते हैं ना, फ़ैन वगैरह चला के लेटेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले तो फ़ैन ही नहीं थे, और फ़ैन किससे चलेगा, बिजली से चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस को इन्होंने, कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें से ये हाथ नीचे आ गया, और जो कमल है वो खिल गया। और कमल ऐसा ही खिला रहेगा जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से इन्होंने काम किया है, ये आगे भी होता रहेगा। और इसमें सबको बेनिफिट मिला है दोस्तों। कुछ लोग बोलते हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मुसलमान भी काम करेगा तो मुसलमान को भी बेनिफिट मिलेगा ही। और अब हिंदू मुसलमान की बात निकल गई तो यही कहूँगा दोस्तों, कोई किसी को नहीं रोकता है काम करने से, लेकिन आपकी नीयत में ये होना चाहिए कि ये हमारा देश है, हम यहाँ के नागरिक हैं, और हम यहाँ के नागरिक रहेंगे, सभ्य नागरिक बन के जिएंगे। अगर मैं पाकिस्तान में भी होता, बीइंग ए हिंदू, मैं पाकिस्तान को प्यार करता, पाकिस्तान मेरी मातृभूमि होती, और मुझे कोई शिकवा नहीं होता ये कहने में, वंदे पाकिस्तान, पाकिस्तान को मैं नमन करता। क्योंकि जहाँ हम जन्म लेते हैं, जहाँ हम पैदा होते हैं, वही हमारी जन्मभूमि होती है। तो इस जात पात से हम ऊपर उठेंगे, और इन्होंने दिखाया भी है वो चीज़ करके, क्योंकि सबका साथ सबका विकास वाला इनका जो डायलॉग है मुझे अच्छा लगता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि कुछ लोग इस पार्टी में भी गलत हों। अगर कुछ लोग गलत है तो प्लीज़ मुझे मैसेज इनबॉक्स में बताइए। और मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं करने आया था, सिर्फ मेरे विचार व्यक्त करने आया था, और ये मेरे ही विचार हैं। अगर किसी भी तरीके से मेरे विचारों में कुछ ऐसी बात हो कि जो मैं गलत हूँ, तो कुछ कृपया मुझे सही करें। और अगर किसी के विचारों को ठेस पहुँचा हो, या मेरी बातों से कुछ ऐसा लगा हो कि मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आंसर भी दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी और राजनीतिक मतलब कहते हैं ना, विचार के ऊपर हम लोग एक जो सोच होती है उसके ऊपर विचार करेंगे, और मैं अपने विचार रखूँगा। और अगर आपको लगेगा कि ये सही है तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको लगता है कि ये गलत है तो इसमें डिसलाइक का शायद ऑप्शन नहीं है डिसलाइक का ऑप्शन वो फेसबुक पे नहीं है, यूट्यूब पे तो है। तो डिसलाइक नहीं करना है, और सब्सक्राइब करना है, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैंने बड़े मन से और एक सच्चे मन से एक स्टार्ट किया है, और मैं हर पक्ष की बात रखूँगा। अगर
कहीं पे बीजेपी वाले गलत है तो मैं उनको भी बोलूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।